नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज 16 तारीख है और 16 तारीख का न्यूज़पेपर है। ये दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है 16 मई 2023 का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपके पीटी और मेंस के रिगार्डिंग। आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करेंगे, अगर यूपीएससी भी देंगे, पीसीएस कोई भी दें, बीपीएससी दें, यूपीपीएससी दें, सब में आपका काम आएगा ये। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कारण ज़रूर बताइए कमेंट करके कि किस कारण से डिसलाइक किया है। फीडबैक सबको चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है। अगर कुछ पसंद नहीं आता है तो खुलकर बोलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि आपसे कुछ पूछना होता है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया रहता है, चैनल का भी इंस्टाग्राम आईडी रहता है, दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना होता है कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं आप। ओके, शुरू करते हैं। क्या इसका नोट्स भी बनाना चाहिए? देखिए, आप नोट्स बनाने ये आप पर निर्भर करता है। मैं आपको क्या बोलूँगा, नोट्स बनाए ना बनाएं, लेकिन टॉपिक को फॉलो ज़रूर कीजिए। जैसे मैं अगर आपको सेबी के बारे में आज बताऊँगा तो आपको पता होना चाहिए कि सेबी क्या होता है क्या नहीं। आप सेबी को करंट अफेयर के तौर पर क्यों ले रहे हैं? सेबी तो स्टैटिक टॉपिक हो गया। इकोनॉमिक्स में इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। रेगुलेटरी बॉडी है बहुत बड़ा भारत का और एक्ट के थ्रू बनाया गया है इसको, तो इससे जुड़े हुए सवाल क्या नहीं पूछे जा सकते थे? स्टैटिक पोर्शन हो गया। आपको मैं कोई पीटी का फैक्ट बताता हूँ तो उसको एक लाइन में नोट कर लिया कहीं पर। इससे क्या होगा, एग्जाम से पहले आपका अपना नोट्स तैयार हो जाएगा करंट अफेयर का। समझ रहे हैं ना मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अब जैसे आज मैं यूनिकॉर्न के बारे में आपको बताऊँगा। आर्टिकल आया उसमें बहुत ही अच्छा, और उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, निसंदेह इकोनॉमिक्स से पूछे जा सकते। हो सकता है 68वीं बीपीएससी में ही पूछा जाए इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। करंट और स्टैटिक दोनों पोर्शन को रिलेट करके आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको उसको हल करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, पीटी मेंस दोनों के थ्रू। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का। ये तो चुनाव से संबंधित है, ये अपने काम का न्यूज़ नहीं है। सीएम आवास की जांच कर रहे विशेष सतर्कता से, ये भी अपने काम का नहीं। अपने काम का क्या है, इसमें एक चीज़ अपने काम का है। अदानी समूह की जांच को लेकर सेबी पर सवाल। सेबी क्या है, कैसे काम करती है, कब इसका स्थापना हुआ? पीटी में वो पूछ सकता है, पूछा भी गया है यूपी के एग्जाम में कि सेबी का स्थापना कब हुआ था, किस एक्ट के थ्रू हुआ है। ये आपसे क्रम में लगाने को बोल सकता है कि इकोनॉमिक सुधार दे देगा 1991, सेबी दे देगा 73-74 संशोधन दे देगा, बोलेगा इनको क्रम में लगाइए, इनके वर्ष के अनुसार से कब कौन से पारित किए गए, कब कौन सा घटना घटित हुआ। तो इस समय उस समय आपका ये काम आएगा फैक्ट। इसलिए सेबी को देख लेते, अलग वेबसाइट पर चलते हैं। ये दृष्टिया इसका वेबसाइट है। क्या लिखा हुआ है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी का फुल फॉर्म यही होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो भी फैसले होते हैं ना, वो यही निकाय लेता है, उसी के लिए इसको बनाया गया था। कब बनाया गया है? 1991 में आर्थिक सुधार आया, 1988 में इसको बनाया गया, 1992 में इसको एक्ट पारित करके वैधानिक स्वरूप दे दिया गया था। 1991 में आर्थिक सुधार लागू हुआ, इसलिए मैं याद करने में आसानी होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। राजीव गांधी जी के समय में इसको बनाया गया था। 1992 में एक्ट पारित करके इसको वैधानिक स्वरूप दे दिया गया है। देखते हैं क्या है कि सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को एक स्थापित एक वैधानिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया है। क्या ये संवैधानिक है? नहीं, वैधानिक है। इन दोनों में अंतर कल बता चुका हूँ। संवैधानिक वो होता है जिसका आर्टिकल संविधान में लिखा जाता है, वैधानिक वो होता है जिसको संसद के एक्ट द्वारा पारित करके बनाया जाता है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? वही शेयर वगैरह में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना, विनियमित करना, ये सब काम कौन करता है? सेबी करता है। सेबी की प्रमुख इस समय कौन है ये आपको बताना है मुझे कमेंट करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी महिला को बनाया गया है शायद, तो आप देखिए उसको, कमेंट कीजिए कौन है कौन नहीं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कहाँ कहाँ पर? अहमदाबाद में, कोलकाता में, चेन्नई में और दिल्ली में इसके क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद हैं। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रण नियामक प्राधिकरण, इसे पूंजी मुद्दे नियंत्रण अधिनियम 1947 के तहत अधिकार प्राप्त है। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, सेबी से पहले भी तो शेयर मार्केट था भारत में। बम्बई का जो शेयर मार्केट है वो एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो सेबी से पहले भी, सेबी तो 1988 में बना है, इससे पहले भी तो कोई ये काम करता होगा, तो कौन करता था? वो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। ओके, अप्रैल 1988 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया था। पूंजी बाजार आपको समझ में आता है क्या है क्या नहीं? पूंजी बाजार का मतलब होता है जहाँ पर शेयर, बॉन्ड, इन सब की चर्चा हो, उसको पूंजी बाजार कहते हैं। समझ में आ गया होगा।
कुछ खास तो इसमें है नहीं ऐसा कि आपको नहीं समझ में आए। प्रारंभ में सेबी एक गैर वैधानिक निकाय था। अभी आपने देखा 1988 में इसको स्थापित किया गया एक आदेश के द्वारा। 1992 में जब एक्ट पारित किया गया तब ये एक वैधानिक निकाय बना है, जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय बना और इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सेबी की संरचना, सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष, कई अन्य पूर्वकालिक अंशकालिक सदस्य होते हैं। क्या ये हमें पता होना चाहिए? एक आइडिया बस होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में सब पूछेगा कि सेबी के बारे में कुछ बताइए, मान लीजिए शॉर्ट में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए, उतना बस पता होना है। बाकी इसका लॉन्ग फॉर्म में सेबी से जुड़े हुए सवाल पूछने की आशंका बहुत ही कम होती, ना के बराबर में। ओके, अगला क्या है कि यह समय समय पर तात्कालिक महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच हेतु विभिन्न समितियां भी नियुक्त करता है। इसके अलावा सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है। क्या होता है कि मान लीजिए सेबी ने कोई फैसला सुनाया, आपको पसंद नहीं आया तो आप कहाँ जाओगे? तो आप इस ट्रिब्यूनल में जाओगे। एसएटी में एक पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। सेबी की शक्तियाँ और कार्य पढ़ते हैं। सबसे मुख्य रूप से अपने से यही से सवाल पूछ सकता है। जारीकर्ता, ये 3 श्रेणियों की आवश्यकताओं पूरा करने के लिए कार्य करता है। जारीकर्ता एक बाजार उपलब्ध कराना, जिसमें जारीकर्ता अपना वित्त बढ़ा सकें, कंपनियां अपना हिस्सेदारी बेचकर पैसा कमा सकें, शेयर मार्केट उसी को कहते हैं। निवेशक सही और सटीक जानकारी एवं सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। मध्यवर्ती बिचौलियों के प्रतिस्पर्धी पेशेवर बाजार को सक्षम करना। दलाल स्ट्रीट जो आपने नाम सुना होगा, उन सब का विनियमन यही करता है। ओके। प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा सेबी अब 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित करने तथा गैर अनुपालन के मामलों में संपत्ति को संलग्न करने में भी सक्षम है। ये सेबी को शक्तियां दी गई हैं। सेबी के बारे में हमें और कुछ भी नहीं ज़्यादा जानना है। सेबी की स्थापना कब हुआ, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया, उसमें पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो आपको खुद से सर्च करना है क्योंकि वो बेसिक होता है। पंचवर्षीय योजना मैं आपको नहीं बताऊँगा। ओके, चलते हैं अगले न्यूज़ पर, देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। सेबी के बाद अगला न्यूज़ जो है अपना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आम लोगों से संबंधित है, यानी कि आपसे हमसे जुड़ा हुआ न्यूज़ है। क्यों? झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं उनकी पहचान करना अब आसान हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इस न्यूज़ में पढ़ते हैं क्यों होगा ऐसा। मरीजों और उनके चिकित्सकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। क्या है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सभी चिकित्सकों के लिए एक पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी डॉक्टर होंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने क्लिनिक में लगा कर रखेंगे। जैसे ही आप कहीं पर जाते हैं तो डॉक्टर साहब के रजिस्ट्रेशन नंबर को निकालिए। ये इंडियन जो मेडिकल कमीशन है, इसके वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जाके क्या करना है, आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है। डॉक्टर साहब ने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, ये सारा विवरण आपके सामने आ जाएगा। यही है, यही सिस्टम शुरू किया किसने? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने। देश में प्रैक्टिस करने के लिए हर चिकित्सक को विशिष्ट पहचान संख्या यूआईडी मिलेगी। सारा डेटा एनएमसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। एक क्लिक में संबंधित डॉक्टर का पूरा ब्यौरा निकल कर आपके सामने आ जाएगा। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आप इसको कहाँ पर यूज करेंगे? जो मेडिकल सुधार, स्वास्थ्य सुधार संबंधी चीज़ें में आपके सवाल पूछे जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में, तो आंसर राइटिंग में वहाँ पर आप इसको उपयोग कर सकते हैं कि हमें नकली डॉक्टर, असली डॉक्टर जानने के लिए इस सुविधा को शुरू किया गया है और इसको और बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लें वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं ना मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इसको आप मेंस एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार इस आंकड़ों को राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में अपडेट किया जाएगा। एनएमसी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। वेबसाइट पर चिकित्सक का पंजीकरण संख्या, नाम, पंजीकरण की तिथि वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ओके, हमारे लिए क्या काम का था? इसमें यही काम का था। दूसरा चीज़ हमारे लिए क्या काम का है? जेनेरिक दवा के बारे में। जेनेरिक दवा क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों ये सस्ता बिकता है, आखिर होता क्या है जेनेरिक दवा? क्योंकि भारत सरकार हमेशा इसको प्रमोट करने के लिए बोलती है। दवा दुकानदार जो होते हैं उनको भी ये बोला गया है कि आप जेनेरिक दवा को अलग से एक अलमारी बनाकर उसको सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखना पड़ेगा आपको जेनेरिक दवाओं को। क्यों? क्योंकि ये सस्ता होता है और किफ़ायती भी होता है। तो हम समझते हैं कि जेनेरिक दवा क्या होता है और केंद्र सरकार का क्या आदेश है कि पर्ची पर जेनेरिक दवा ही लिखेंगे डॉक्टर। अंतर समझ में आएगा तब तो पता चलेगा जेनेरिक दवा है क्या, उसको समझ लेते हैं कि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं पीटी मेंस दोनों में। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने क्या आदेश दिया था
कि दवाओं के लेबलिंग मानकों में बदलाव करने का निर्णय लिया था। दवा कंपनियों के लिए अब यह जरूरी होगा कि दवाओं के जेनेरिक नाम को ब्रांड नाम की तुलना में बड़े फॉन्ट में लिखा जाए। जो दवा का नाम लिखा रहता है ना, उससे बड़े फॉन्ट में जेनेरिक जो उसका सॉल्ट होता है उसका नाम लिखना चाहिए। अब ये सॉल्ट मैं क्या बोल रहा हूँ तो देख लेते हैं क्या होता है। किसी बीमारी के इलाज के लिए तमाम तरह का अनुसंधान और खोज के बाद एक रासायन या सॉल्ट तैयार किया जाता है। सॉल्ट ही बोलते हैं। डॉक्टर लोग दवा के नाम से ज़्यादा दवा को सॉल्ट को प्राथमिकता देते हैं। वो देखेंगे दवा के पीछे कि सॉल्ट कौन कौन सा लिखा हुआ है इस पर, जिसे आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए दवा की शक्ल दे दी जाती है। ओके, रासायन का खोज होता है, उसके बाद उसको दवा की शक्ल में दे देते हैं जिससे रासायन आसानी से उपलब्ध हो जाए, लोग आसानी से खा सकें उसको। इस सॉल्ट को हर कंपनी अलग अलग नामों से बेचती है। वो जो सॉल्ट बनाया है, जो अनुसंधान करके सॉल्ट बना, उसको हर कंपनी अलग अलग नाम से बेचती है। कोई इसे महंगे दामों में बेचती है तो कोई सस्ते दामों में बेचती है उस सॉल्ट को। लेकिन इस सॉल्ट का जो जेनेरिक नाम होता है, जो उस सॉल्ट का ओरिजिनल नाम होता है, वो एक कमेटी होती है। सॉल्ट के रासायनिक गुणों और संबंधित बीमारी का ध्यान रखते हुए एक विशेष समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। दवा का नाम कालपोल भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है एक ही तरह के, लेकिन होंगे क्या वो सब? वो पैरासीटामॉल ही होते हैं। अब समझ में आ रहा है आपको, पीसीएम ही होता है वो। तो वही चीज़ बात हो रही है। एक पीसीएम 2 रुपये की भी मिलेगी आपको और 200 रुपये की भी मिलेगी, समझ रहे ना। लेकिन उसका सॉल्ट क्या होता है वो मायने रखता है यहाँ पर। और उस जो सॉल्ट बनाया जाता है उस सॉल्ट का नाम सेम ही होगा। दवा ब्रांडेड कंपनियां अलग अलग नाम से निकालती हैं, लेकिन सॉल्ट का नाम एक ही होता है। उल्लेखनीय है कि किसी भी सॉल्ट का जेनेरिक नाम पूरी दुनिया में एक ही रहता है। ये चीज़ समझ में आ गया। क्यों सस्ती होती जेनेरिक दवाएं? ब्रांडेड दवाओं का मूल्य पेटेंट धारक कंपनी द्वारा ही तय किया जाता है। ब्रांडेड दवा जो होते हैं, वहीं जेनेरिक दवाओं की कीमत निर्धारित करने में सरकार का हस्तक्षेप होता है। जेनेरिक जो दवा होती है, सॉल्ट जो होता है, उसका कीमत सरकार तय करती है अपने हस्तक्षेप के द्वारा। इसलिए जेनेरिक दवाएं हमेशा सस्ती होती है और ब्रांडेड दवा हमेशा महंगी होती है। तो दुकान पर जब आप जाते हैं, आपको महंगी दवाई दे तो आप बोलिए इसका जेनेरिक दवाई मुझे दीजिए, तो सस्ता में उसी का निकाल कर दे देगा। दोनों बराबर काम करती हैं। एक का महंगा इसलिए रहता है क्योंकि कंपनी अपना पैसा कमा रही होती है, दूसरा सस्ता इसलिए रहता है क्योंकि सरकार ने उसका कम दाम पर बेचने के लिए बोला हुआ है। इसलिए जेनेरिक दवाओं के मन मुताबिक कीमतें निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। अतः जेनेरिक दवाएं हमेशा ब्रांडेड दवाओं की अपेक्षा सस्ती होती हैं। जेनेरिक दवा क्या होता है ये पता चल गया। जो खोज अनुसंधान करके हमने सॉल्ट बनाया है, उस सॉल्ट का नाम पूरे दुनिया में एक ही होगा और उस सॉल्ट के दाम निर्धारण में सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसलिए हमेशा वो जेनेरिक दवा के रूप में सस्ता बिकती है मार्केट में, लेकिन काम उतना ही किफ़ायती करती हैं जितना कोई महंगी दवाएं करेंगी। ओके। WHO के अनुसार यदि डॉक्टर द्वारा मरीजों को जेनेरिक दवाओं को लेने का सुझाव दिया जाता है तो इससे विकसित देशों में स्वास्थ्य खर्च में 70% और विकासशील देशों में इससे भी कम हो सकता है। स्वास्थ्य पर जो खर्चा होता है आपका 100 रुपया का मान लीजिए खर्चा हुआ, तो जेनेरिक दवाएं अगर डॉक्टर लिखने लग जाएंगे तो 100 रुपया का खर्चा नहीं होगा। कितना होगा खर्चा? 30 रुपया मात्र आपका खर्च होगा। 70% तक बचा सकते हैं जेनेरिक दवाएँ लिख कर। इतनी सस्ती होती हैं ये दवाएँ। 2 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये ऐसे बिकती हैं ये दवाएं सरकार के हस्तक्षेप के कारण। समझ में आ रही है चीज़ें? थोड़ा सा जागरूकता भी हो गया। नए नियम की उपयोगिता क्या? अब ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले का नियम है। जेनेरिक दवाएँ क्या होती है मूल रूप से हमें ये जानना था। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है, अपने लिए बहुत काम का है। प्रदूषण के वास्तविक स्रोत के बारे में 15 विभाग देंगे सुझाव, बनेगी कार्य योजना। कल हमने डिस्कस किया था कि एयरसेट वाला। एयरसेट इसमें क्या था कि प्रदूषण के जो कारण हैं उसको एलिमिनेट हम लोग कर देंगे तो प्रदूषण अपने आप एलिमिनेट हो जाए। कल हमने डिस्कस किया था, कल का वीडियो जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा पूरा न्यूज़पेपर डिस्कशन नाम से, वहाँ पर आपको सारा कुछ एक जगह पर मिल जाता है। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा अगले आपके लिए। एक तो ये है कि रोबोट की मदद से दिल्ली में शुरू किया गया है, जो फायर विभाग होता है उसने इस रोबोट को ख़रीदा है। देसी रोबोट है ये, और ये क्या करेगा, आग की परिस्थिति में घरों में जाकर आग बुझाएगा। इंसान को नहीं जाना पड़ेगा, जान माल की हानि कम होगी थोड़ी सी, क्योंकि रोबोट है ये, आसानी से जा सकता है और आग बुझा सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। ये आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? आपदा प्रबंधन जैसी चीज़ों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला क्या है, अच्छे तरीके से देश चलाने का सुस्पष्ट कानून जरूरी। कानून की बात अब थोड़ा सा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा पॉलिटी का बेसिक डिस्कस करते हैं। पता होगा आप लोगों को वैसे तो जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था होती है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम लेते हैं। इसमें 3 होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है विधायिका,
एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। भारत देश में बात कर रहा हूँ, संसदीय प्रणाली वाला जो देश है, जिसको क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला जो देश है, उसमें विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, इसके चीफ कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं, जो किसके सदस्य भी होते हैं? विधायिका के सदस्य भी होते हैं। क्लियर हो गया? गृह मंत्रालय बहुत सारे काम करती है, कार्यपालिका में बहुत सारा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और गृह मंत्रालय का चीफ कौन होते हैं? गृह मंत्री जी होते हैं, जो किसके सदस्य होते हैं? तो विधायिका के सदस्य होते हैं। इसलिए अपने यहाँ कार्यपालिका और विधायिका का इंटीग्रेशन होता है। जबकि अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में कार्यपालिका बिल्कुल अलग होती है, विधायिका बिल्कुल अलग होती है और न्यायपालिका बिल्कुल अलग होती है। जो कानून बना रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि मंत्री होंगे, नहीं ही होते हैं मंत्री, मंत्री कोई भी बन सकता है वहाँ पर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ क्लियर हो गया होगा। लेकिन अपने यहाँ किसका शक्तियों के विभाजन का नाम से आर्टिकल है, शक्ति का पृथक्करण, आर्टिकल 50। किसका भाग है ये? डीपीएसपी का भाग है, नीति निषेधक तत्वों का भाग है 50, जिसमें क्या बोला गया है कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रहेगी। इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से रहेगा। कभी इस शक्तियों के विभाजन का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो शक्तियों का विभाजन है ये आधारभूत संरचना का भाग है और आधारभूत संरचना में संशोधन भी नहीं हो सकता है। न्यायपालिका क्या करती है? सबसे पहले विधायिका क्या करती है? विधायिका जैसे संसद हो गया, विधानसभा हो गया, ये कानून का निर्माण करेगी। कानून के पालन का काम कौन करता है? तो कार्यपालिका करती है। और कानून की समीक्षा, अच्छा है बुरा है, लोगों का शोषण तो नहीं हो रहा है, कानून का रक्षक, संविधान के रक्षक के तौर पर कौन काम करता है? तो ये न्यायपालिका काम करती है। पूरी क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। न्यायपालिका किसके तहत समीक्षा करती है? तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, 137 है सुप्रीम कोर्ट का, उसके पास आर्टिकल 32 है। इनके थ्रू क्या करती है न्यायपालिका? समय समय पर समीक्षा करती है अलग अलग कानूनों का। अगर वो मूल अधिकार का या मूल ढांचे का उल्लंघन करती है तो उस कानून को निरस्त कर सकती है कौन? न्यायपालिका। यही पॉलिटिकल सिस्टम बनाते हैं ये तीनों मिलकर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों का पता चल गया होगा कैसे क्या काम करते हैं। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। वो कौन सा है? हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, मोदी जी, वो कहाँ पर जा रहे हैं? पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने जा रहे हैं और क्वाड देशों का सम्मेलन भी होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, उससे जुड़े हुए चीज़ हम लोग देख लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी ओशनिया कंट्री है। और क्यों जा रहे हैं सबसे पहले इसको देखेंगे। अगर हम लोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र हर दिन चर्चा में रहता है, हिंद प्रशांत, हिंद प्रशांत, हिंद प्रशांत। पहले इसको बोला जाता था एशिया पैसिफिक। इस एरिया को पहले क्या कहा जाता था? इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक कहा जाता था। अब भारत के प्रभाव के कारण क्या नाम दिया गया इसको नाम दिया गया इंडो पैसिफिक। इसी में छोटे अभी मैं मैप दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। मैं पापुआ न्यू गिनी का मैप भी दिखाऊंगा, उसकी राजधानी भी दिखाऊंगा और उसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि वो आपसे पूछा जा सकता है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी, जो आइलैंड के देश है ना, चलते हैं मैप पर ही पढ़ते हैं इसको, उसी में आसानी होगी। पापुआ न्यू गिनी कहाँ है इसको देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर पड़ता है? ये रहा पापुआ न्यू गिनी। हम कहाँ पर हैं? देखो हम यहाँ पर हैं। ओके, ये पूरा एरिया जो है ये पूरा ट्रैवल करके हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे। अब इंडो पैसिफिक किसको कहते हैं? इंडो पैसिफिक कहते हैं इस एरिया को पूरा। ओके, अगर इसको हम आगे तक ले जाएंगे तो कहाँ तक जाएगा? ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा इंडो पैसिफिक का क्षेत्र। समझ में आ गया होगा। ये पापुआ न्यू गिनी है। अब यहीं पर हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो पूरा स्पष्ट कर लेते। इंडो पैसिफिक के जो देश हैं, देखिए बहुत सारे आइलैंड दिखेंगे आपको। ये कौन सा देश है? ये है चीन। इसका प्रभुत्व इस क्षेत्र में बन रहा है धीरे धीरे, और ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड रूट और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर जो पूरे दुनिया से कट जाएंगी। एक आदमी का प्रभुत्व बन जाएगा ये देश। इसीलिए क्या कर रहे हैं? चीन क्या कर रहा है? धीरे धीरे इस देश के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको कर्ज दे देकर उनसे ज़मीनें और पोर्ट उनका लीज पर ले लेकर इकट्ठा कर रहा है, अपने सैन्य बल को मजबूत कर रहा है, रणनीतिक रूप से मजबूत हो रहा है। और दक्षिणी चीन सागर जो है ये एरिया, इस पर संपूर्ण रूप से कब्जा जमाने के पैठ में है। हमारा क्वाड क्या है? क्वाड है मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक को लेकर ही। क्वाड किन किन देशों के बीच में है? अगर मैप में अगर आप देखेंगे तो ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है,
ये जापान है और इधर यूएस है। इन सबको जोड़ेंगे तो एक क्वाड जैसा संरचना बन रहा है पूरा का पूरा। ये तो दिख रहा होगा आपको। तो इसी क्वाड के तहत ही हम लोग इस एरिया को कवर कर रहे हैं। अब आइलैंड में चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और अमेरिका के प्रधानमंत्री जी, ये सब लोग इन देशों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक पापुआ न्यू गिनी दिख रहा है। दरअसल में यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। इंडोनेशिया का है, बहुत सारे देश आपको मिलेंगे पूरा का पूरा। ये आइलैंड वगैरह में देखिए, सोलोमन आइलैंड है, ये सभी अलग अलग देश हैं छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको। इसको हम लोग एक करने की कोशिश कर रहे हैं। आइलैंड को जब हम एक कर लेंगे तो चीन के चारों तरफ तो आइलैंड ही आइलैंड है। जैसे जापान को हम कर लेंगे, जापान के बाद कहाँ जाएंगे, ऊपर से दिखाता हूँ मैं। जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम को ले लीजिए, इधर से ये पूरा। उसके बाद से अगर थोड़ा सा नीचे और आएंगे हम लोग तो यहाँ तक आ जाएंगे, तो इससे पूरा क्या होगा, एक पूरा का पूरा बंधन जैसा बन जाएगा चीन के चारों तरफ। यही बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जा रहे हैं। इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। इसका ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर सोलोमन सी है, सोलोमन सागर है यहाँ पर। और कौन सा सागर है यहाँ पर, एक है अराफुरा सागर भी है यहाँ पर। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है पीटी में आपसे। ओके, इसकी राजधानी के बारे में पूछा जा सकता है पापुआ न्यू गिनी की। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आपको ये सर्च करना है कि पापुआ न्यू गिनी से विषुवत की रेखा गुजरती है या नहीं। अगर गुजरती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते उस न्यूज़ पर, उसमें कॉर्ड के बारे में दिया हुआ था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है कि सूचना के मुताबिक पहली बार भारत की तरफ से इन देशों को कुछ बड़े सहयोग की घोषणा की जाएगी। प्रशांत क्षेत्र के इन देशों की अहम असहमति इस बात से समझी जा सकती है, अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि जिस दिन पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी से बाहर निकलेंगे, उसके कुछ ही समय बाद वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करेंगे। और भारत सरकार ने उनको बोला है कि हमारे पर्यटक आएंगे आपके यहाँ घूमने के लिए। बहुत बड़ी भारत की कम्युनिटी भी वहाँ पर रहती है, भारतीय लोग रहते हैं। भारत सरकार ने बोला है कि आप उनको वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दीजिए कि जब वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आप उनको एयरपोर्ट पर भी वीज़ा दे सकें। ओके, उसके बाद से क्या है यहाँ पर, अगला क्या है अपने लिए न्यूज़ कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन हैं वो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के बाद 29 मई 2023 को सिडनी में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा लेंगे। यह एक वर्ष के बाद चारों देश की प्रमुख बैठक होगी, दूसरी प्रमुख बैठक होगी। कहाँ पर हो रहा है क्वाड का सम्मेलन, इस बार सिडनी में हो रहा है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ये भी आपका एक नया फैक्ट मिल गया। इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछ सकता है। यह बताता है कि क्वाड को लेकर चारों देशों के बीच सामंजस्य लगातार गहरा होता जा रहा है। क्वाड का गठन मुख्य तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को थामने के लिए किया जा रहा है। इन दोनों न्यूज़ को हमने देखा अच्छे से। क्वाड में का बैठक कहाँ पर होगा, तो सिडनी में होगा, ये भी देख लिया। दूसरी प्रमुख बैठक होगी इसकी। अब अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगले न्यूज़ में देखते हैं अपने काम की क्या चीज़ है। अगला न्यूज़ जो है वो यहाँ पर है, इसमें पीटी का फैक्ट है आपके लिए। क्या है कि जो संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, कौन सा मंत्रालय, तो संचार मंत्रालय। ओके, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, सारथी पोर्टल की शुरुआत की है। साथी पोर्टल, माय मिस्टेक, साथी पोर्टल की शुरुआत की है। अपने फ़ोन को ब्लॉक करने, अनब्लॉक करने की सुविधा सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप उसको इस पोर्टल पर जाकर ब्लॉक कर देंगे तो पूरे भारत में कहीं पर भी वो फ़ोन काम ही नहीं करेगा, चलेगा ही नहीं। ओके, क्या है कि इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकता है। लिहाजा इस पोर्टल के व्यापक इस्तेमाल से चोरी के मोबाइल को इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। संचार साथी पोर्टल का पर मोबाइल चोरी का जानकारी दी जा सकेगी और उसे ट्रैक भी किया जा सकेगा। ब्लॉक होने के बाद उस मोबाइल फ़ोन को देश के किसी हिस्से में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर के पास उस मोबाइल फ़ोन की जानकारी मिल जाएगी। मोबाइल फ़ोन के वापस मिल जाने पर पोर्टल पर जाकर फ़ोन को फिर से चालू करवा लेंगे आप। पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके इस प्रकार के तमाम सुविधाओं को हासिल किया जा सकता है। संचार साथी पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति यह भी जान सकेगा कि उसके नाम पर मोबाइल फ़ोन के कितने कनेक्शन हैं। कई बार लोग दूसरे के नाम पर मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन लेकर गलत काम को अंजाम देते हैं। तो संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, संचार मंत्रालय ने लॉन्च किया, दूरसंचार मंत्रालय ने लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया है, ताकि जो फ़ोन वगैरह चोरी होते हैं उनको ट्रैक किया जा सके, उनको ब्लॉक किया जा सके, चोरी के फ़ोन से कुछ ख़राब चीज़ें ना की जा सके, गैर सामाजिक तत्वों को बढ़ावा न दिया जा सके। अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ जो अपने काम की है, अगला है अपना आर्टिकल में एक है अहितकारी सिद्ध होती लैंगिक मतवादिता।
इसमें लैंगिक चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ही जोर ज़बरदस्ती हो रही है, उसको लेकर बात की उन्होंने। दूसरा इन्होंने बोला प्रतिस्पर्धा के भेंट चढ़ते छात्र, प्रतिस्पर्धा के लिए इन्होंने भरकर कोचिंगों को दोष दिया है कि कोचिंग जो है वो प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का काम करते होंगे कोचिंग, लेकिन एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला कि कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों को। कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर है तो छात्र नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, बच्चे बीए पास कर जाते, एक निबंध तक उनको लिखना आता नहीं है, फिर आप कोचिंग को दोष देते हो। खैर इनका अपना हो सकता है, मुख्य रूप से आज हमारे काम का इस दोनों में से कोई भी आर्टिकल नहीं है, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। हमारे काम का ये वाला आर्टिकल है, यहाँ से जुड़े हुए सवाल पीटी मेंस हर जगह पूछे जा सकते हैं। क्या है कि नए भारत में उभरते हुए स्टार्टअप और यूनिकॉर्न क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। क्या है कि भारत 2021 में भारत के यूनिकॉर्न लिस्ट में कई कंपनियां दर्ज हुई, जैसे देश का पहला सोशल कॉमर्स यूनिकॉर्न मीसो का नाम सुना होगा, पहला ई फार्मेसी यूनिकॉर्न फार्म इजी, स्वास्थ्य क्षेत्र का पहला यूनिकॉर्न इनकोवर्क सफलतापूर्वक दर्ज हुआ। क्या है ये यूनिकॉर्न कंपनियां हैं? नई स्टार्टअप ही है जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा मिलता है। कितने पैसा कमा लेती हैं तो उनको यूनिकॉर्न का दर्जा मिलता है, इस पर भी हम लोग जल्द ही बात करेंगे, आगे है सब कुछ इसमें। वर्ष 2021 में कुल 33 भारतीय स्टार्टअप यूनिकॉर्न की श्रेणी में दर्ज हो गए। वर्ष 2022 में इससे भी अधिक तेज़ी से यूनिकॉर्न बनते हुए स्टार्टअप को देखा जा सकता रहा है। वर्ष 2021 में भारत में हर महीने 3 नए सफल यूनिकॉर्न निर्मित हुए, एक स्वयं में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान है। एक संबंधित शोध संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में 54 यूनिकॉर्न देने के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न वाला देश बन गया। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, कनाडा, ब्राज़ील, दक्षिणी कोरिया जैसे दिग्गज देशों को पछाड़कर भारत इस स्थान पर पहुंचा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन है यूनिकॉर्न के मामले में। पहले पर कौन है? यूएसए। यूनिकॉर्न क्या होता है बता रहा हूँ भाई, एक मिनट। चीन, तीसरा भारत। यूनिकॉर्न अब क्या होते हैं? आज भारत के सबसे अधिक यूनिकॉर्न पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इन सभी में 94 भारत में मौजूद हैं, 65 भारत के बाहर स्थित हैं। बहुत हो गया यूनिकॉर्न होता क्या है? वर्तमान आर्थिक विश्व में यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप कंपनियां हैं। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए नई कंपनी, आपने एक कंपनी खोला ABC नाम से। अब ये कंपनी कितना? $1 अरब, बहुत पैसा होता है महाराज। इतने रुपए की कंपनी अगर बन गई, प्रॉफिट, नुकसान, कैपिटल सब कुछ जोड़ जाड़ के $1 अरब, तो आपकी कंपनी यूनिकॉर्न में शामिल हो जाएगी। समझ में आ गई चीज़ें? मान लीजिए कोई कंपनी बहुत पहले 50 साल से चली आ रही है, उसकी कीमत अगर $1 अरब पहुंच गई आज, तो क्या वो यूनिकॉर्न कहलाएगी? नहीं। ये नए स्टार्टअप के लिए है ये चीज़। ओके। यूनिकॉर्न शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्वेस्टर्स फार्म काउबॉय वेंचर्स की मालकिन अलाइनी ली द्वारा 2013 में किया गया था। डिजिटल मार्केटिंग में मात्र 6 माह पहले प्रारंभ हुई कंपनी मेनेसा यूनिकॉर्न बन गई। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर भी थोड़े समय में यूनिकॉर्न बन गई। क्या भारत में यूनिकॉर्न बनना अन्य देशों की अपेक्षा आसान है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारणों को भी जानना चाहिए। कारण देख लेते हैं। नासकॉम बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है द्वारा 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-जून 2022 में तिमाही में $6.5 अरब निवेशकों द्वारा निवेश किया गया। मतलब देश में निवेश ज़्यादा आ रहा है। ओके। लगभग 75% यूनिकॉर्न कंपनियां पिछले 11 वर्षों में निर्मित हुई हैं। उनमें से 50% अधिक कंपनियां 2017 के बाद बनी हैं। मान लीजिए जितनी भी कंपनी है उनमें से 75% 2011 के बाद बनी है, 11 वर्षों में निर्मित हुई है। उनमें से भी 50% कब बनी है? 2017 के बाद सारी यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हैं। इन सभी में निवेश होने वाले 60% पैसा केवल 3 सेक्टरों में लगा है: ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर और सेवा एवं फिनटेक। मतलब जितनी भी यूनिकॉर्न बन रही हैं उनमें से 60% यूनिकॉर्न किससे संबंधित है? ई कॉमर्स, जैसे हो गया फ्लिपकार्ट, हो गया आपका मीशो, हो गया अमेजॉन, हो गया जियो मार्ट, हो गया, ये सब ई कॉमर्स होता है। सॉफ्टवेयर का सेवा, मान लीजिए कोई ऐप बनता है, सॉफ्टवेयर सेवा उसको बोलते हैं। फिनटेक क्या होता है? जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब क्या है? ये सब फिनटेक है। गूगल पे, ये सब फिनटेक है। फाइनेंस टेक्नोलॉजी, फिनटेक का मतलब क्या होता है? फाइनेंस टेक्नोलॉजी, पैसा भेजने वाला, रिसीव करने वाला टेक्नोलॉजी, शेयर मार्केट में लगाने वाला टेक्नोलॉजी, उसको क्या कहा जाता है? फिनटेक। इसके बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हम लॉजिस्टिक सेक्टर में भी कुछ निवेश हुआ। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में कौन सी कंपनियां दिखती हैं? जैसे अनअकैडमी आपको दिखता है, बाइजू दिखता है, ये सब क्या है? ये सब एडटेक हैं। एडटेक कहा जाता है इनको। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न बनी हैं। लगभग 33% भारतीय स्टार्टअप का मुख्यालय बेंगलुरु में है तथा 20% का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है। 100 में से 33 का मुख्यालय कहाँ पर है?
बेंगलोर में, 20 का दिल्ली में। अब समझते हैं नए स्टार्टअप का मूल्य $1 अरब इतने कम समय में कैसे हो रहा है। भारतीय स्टेट में निवेश बढ़ने के कारण निवेश बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ से डेटा आप नोट कीजिएगा और उसको यूज़ करना है आपको अपने आंसर में। बाकी यूनिकॉर्न क्या होता है वो मैंने समझा दिया है। और निवेश का एक थोड़ा सा माहौल बन रहा है देश में। कौन कौन से कारण हो सकता है? निवेश का माहौल बन रहा है, सरकार प्रोत्साहित कर रही है स्टार्टअप स्टैंड-अप इंडिया के माध्यम से योजनाएं लाकर, जो सरकार ऋण देती है आसानी से मुहैया करवा रही है जिन लोगों को कंपनी खोलना है उन लोगों को। देश में माहौल बन रहा है। टेलीकम्युनिकेशन 5G 4G आने से भी थोड़ा सा आसान हुआ है। इंटरनेट का प्रसार बढ़ रहा है, इसलिए भी यूनिकॉर्न बन रहे हैं। ये सब कारण हो सकते हैं। और भी कुछ कारण होंगे तो सोचिएगा और इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसको भी आपको लिखना है। इसमें से एक सवाल निकल रहा है कि छात्रों में सुसाइड की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, उसके कारण को आपको लिखना है। आप भी छात्र हैं, सोचिए और लिखिए 10 पॉइंट इस पर कि क्या कारण है कि छात्रों में सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अपने काम का जो न्यूज़ होगा उसको देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या है उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये न्यूज़ जो है इसमें एक अपने लिए पीटी का फैक्ट है। क्या है? रेलवे की मिनी नवरत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली 3i इन्फोटेक लिमिटेड और इन सब के साथ मिलकर मोबाइल ऐप पीपोनेट को लॉन्च करने की सोमवार की घोषणा की। किसने लॉन्च किया इसको? रेलवे ने लॉन्च किया। इससे यात्रियों को वाईफाई के साथ ट्रेन की स्थिति, टिकट कन्फर्मेशन, पोर्टल बुकिंग, इन सब का जानकारी मिल जाएगा। तो इसका क्या नाम है? पीपोनेट। रेल ने लॉन्च किया है इसको। इसका ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है पीटी में। और तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें कि जिसको हम लोग पढ़ें। इसके अलावा अपने पेपर में आज में कुछ ऐसा खास नहीं है जहाँ से आपके सवाल पूछे जा सकें। रोज़ एक ही तरह के न्यूज़ आते हैं और उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे G20 जम्मू कश्मीर में होने वाला है तो गुलमर्ग वगैरह को सजाया जा रहा है, इन सब जुड़े हुए न्यूज़ हैं। ये अपने काम का नहीं है। ओके, तो आज का न्यूज़ डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। 2 आर्टिकल और 2 सवाल मुख्य रूप से यूनिकॉर्न से संबंधित और स्टूडेंट्स के सुसाइड से संबंधित ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।